हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे तिब्बत में बांध अक्साई चीन में बनाई 2 नए काउंटी। चीन की हरकतों पर भारत का कड़ा विरोध। दोस्तों, लद्दाख क्षेत्र में काउंटी और ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम मंजूर नहीं। जी हां, भारत ने 2 टुक सुना दिया है चाइना को। इस मुद्दे पर क्या कहा, साथ ही साथ आपको बताएंगे क्या वाकई में भारत के साथ युद्ध चाहता है बांग्लादेश, क्या वाकई में भारत से दूर होना चाहता है बांग्लादेश। दोस्तों, ड्रोन के बाद अब तुर्की से टैंक खरीदेगा बांग्लादेश और उसको भारत के सीमा पर करेगा तैनात। आप भी मोहम्मद यूनुस के भारत को लेकर इस षड्यंत्र को जानकर जाएंगे चौंक की कैसे भारत से बांग्लादेश को करवा दिया दूर। दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे दिल्ली और पंजाब में सीरियल बम ब्लास्ट की साजिश रच रहा पाकिस्तान, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। जी हाँ, तो वहीं तंगी से जूझ रहे मालदीव को बुरे वक्त में याद आई भारत की, तो क्या रहा भारत का रिएक्शन। दोस्तों, लगे हाथों आपको बताएंगे पेंशन को लेकर केंद्र सरकार ने ले लिया है बड़ा फैसला। सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, तो बस आपको करना क्या है पता ही है। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि नए साल पर अपना भारत नए तरीके से दुश्मनों को हैंडल करेगा और उनकी हेकड़ी निकालेगा। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां चीन को भारत की 2 टुक कहा। लद्दाख क्षेत्र में काउंटी और ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम मंजूर नहीं। जी हां, चीन की हरकतों पर भारत ने जताया कड़ा विरोध। दरअसल भारत ने चीन की ताजा हरकतों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। चीन ने हाल ही में भारतीय सीमा के पास तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दी थी। इसके अलावा होटन प्रांत में 2 नई काउंटी की घोषणा की है। अब भारत ने इसका कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी दी कि नई दिल्ली ने इस परियोजना को लेकर बीजिंग से अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। चीन का कहना है कि तिब्बत में जल विद्युत परियोजनाएं पर्यावरण या नदी के निचले प्रवाह वाले देशों की जल आपूर्ति पर बड़ा प्रभाव नहीं डालेंगी। हालांकि भारत और बांग्लादेश दोनों ने इस परियोजना को लेकर अपनी चिंताओं का इजहार किया है। यारलुंग जागबो नदी तिब्बत से निकलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में ब्रह्मपुत्र के नाम से बहती होती है और अंततः बांग्लादेश में प्रवेश करती है। चीन के घोषणा करने के बाद भारत ने शुक्रवार को कहा कि वो निगरानी जारी रखेगा और अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करेगा। दोस्तों, वहीं बता दें, ड्रोन के बाद अब तुर्की से टैंक खरीदेगा बांग्लादेश, भारत और म्यांमार सीमा पर करेगा तैनात। जी हां, भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश ने तुर्की से टैंक खरीदने की योजना बनाई है। इस योजना का खुलासा तब हुआ है जब बांग्लादेश ने कुछ दिनों पहले ही भारतीय सीमा पर तुर्की से खरीदे गए ड्रोन को तैनात किया है। बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम और पूर्व में भारत है, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। बांग्लादेश की सीमा म्यांमार से लगती है और यह सीमा मुश्किल से 270 किलोमीटर है। ऐसे में इन टैंकों को भारत और म्यांमार से लगी सीमा पर तैनात किया जा सकता है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि टैंक आखिर क्यों खरीदे जा रहे हैं। हाल के वर्षों में तुर्की पाकिस्तान को हथियार बेचने वाले प्रमुख देशों में से एक है। ऐसे में संभावना है कि बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार मुस्लिम देशों के साथ गठजोड़ के हिस्से में तुर्की से टैंक खरीद रही है, जबकि बांग्लादेश को रक्षा क्षेत्र में उतना बड़ा कोई खतरा नजर नहीं आता। इसके बावजूद टैंकों की इस खरीद को भारत के साथ बढ़ते तनाव के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस ऐसे सौदों से भारत को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और सब में बड़ी बात दोस्तों ये है कि इन टैंकों को भारत के सीमा पर तैनात करेगा, जो वाकई में यह दर्शाता है कि भारत के साथ उसका ना कभी कोई युद्ध हुआ था ना कभी युद्ध होगा। लेकिन फिर क्यों वो इन टैंकों को भारत की सीमा पर तैनात करना चाहता है? क्या भारत को जिसकी वजह से आज उसका अस्तित्व है उसको ही अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश, यानी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार, जो ऑलरेडी बांग्लादेश को काफी ज्यादा दूर लेकर जा चुका है भारत से। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि अगर कुछ दिन और मोहम्मद यूनुस सरकार में ठहर गए तो बांग्लादेश को ये गर्त में धकेल देंगे पूरी तरीके से, जहां से वापस नहीं आ पाएगा बांग्लादेश, तो अपनी राय देना मत भूलिएगा दोस्तों। और सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया है तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा, दबा दीजिए लाइक का बटन। तो वहीं आपको बता दें, दिल्ली और पंजाब में सीरियल बम ब्लास्ट की साजिश रच रहा पाकिस्तान, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। जी हां, नए साल में देश की खुफिया एजेंसियों ने बड़ा आतंकी अलर्ट जारी किया है। खुफिया विभाग के हाथ आतंकी हमले की साजिश की महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी है। इनपुट है कि दिल्ली और पंजाब पाकिस्तानी एजेंसी ISI और बांग्लादेश के आतंकियों के निशाने पर है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत में सीरियल बम ब्लास्ट करने की साजिश रच रही है। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि ISI और पाकिस्तान में मौजूद इस्लामिक टेरर ऑर्गेनाइजेशन भारत में सिलसिलेवार तरीके से बम ब्लास्ट करने की फिराक में है। खुफिया विभाग के मुताबिक इस्लामिक टेरर ऑर्गेनाइजेशन बांग्लादेश की मदद से भारत में आतंकी हमले करना चाहता है। जी हां, इनपुट के मुताबिक बांग्लादेश और POK बेस्ट टेरर एलिमेंट भारत के प्रमुख शहरों को निशाना बना
बनाने की फिराक में है। बांग्लादेश के आतंकी संगठन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के आतंकी संगठनों के साथ मिलकर नई दिल्ली, पंजाब और मेट्रो शहर के अति व्यस्तम इलाकों को निशाना बना सकते हैं। जी हाँ, वहीं आपको बता दें पी का मतलब होता है टेररिज्म। जी हाँ, भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। चीन को लताड़ने के बाद पाकिस्तान की निकाल दी हेकड़ी। दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार की उस टिप्पणी पर तीखा पलटवार किया जिसमें उन्होंने भारत के साथ बेहतर रिश्तों की उम्मीद जताई थी। मंत्रालय ने चीन को भी खरी खरी सुनाई है, जो हमने आपको शुरू में ही बता दिया। अब पाकिस्तान की बारी। आपको बता दें, पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने गुरुवार को नई दिल्ली के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की इच्छा जाहिर की थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के साथ व्यापारिक संबंधों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है। उन्होंने भारत से संबंधों को बेहतर बनाने के लिए माहौल बनाने की अपील की। पाकिस्तानी मंत्री ने अपने बयान में अंग्रेजी की कहावत ईट टेक्स टू टैंगो का इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब होता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। इशाक डार के इसी बयान पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने तंज कसते हुए कहा कि इसमें प्रासंगिक शब्द टी है, जिसका मतलब होता है आतंकवाद, ना कि टैंगो। दरअसल पाकिस्तानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे लगता है कि ये एक तरफा नहीं हो सकता कि हम सब कुछ करेंगे। यदि भारत की ओर से सद्भावना है तो हम तैयार है, लेकिन प्रयास दोनों तरफ से होने चाहिए, जिसका करारा जवाब दोस्तों भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया। लेकिन एक भारतीय होने के नाते आप लोग दोस्तों क्या जवाब देना चाहेंगे इस पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार को, जो आतंकवाद के खात्मे पर बात नहीं करता, आतंकवाद मुक्त बनाने की बात नहीं करता पाकिस्तान को, लेकिन भारत के साथ उसको व्यापार भी चाहिए और भारत में वो आतंकवाद भी भेजे। ये दोनों चीजें नहीं चल सकती। इस पर आपकी राय दोस्तों बहुत जरूरी है, तो कमेंट में राय देना मत भूलिएगा। जवाब देते हुए देखते हैं हमारी प्रिय श्रोताओं के क्या क्या जवाब होते हैं, वही आपको बता दें। ट्रंप की शपथ से पहले क्या कोई बड़ा मैसेज लेकर भारत आ रहे हैं अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन? बता दें, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन अगले सप्ताह भारत का दौरा करने वाले हैं, क्योंकि जो बाइडेन प्रशासन अपने 4 साल के कार्यकाल को पूरा कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप 2.0 प्रशासन को सत्ता सौंपने की तैयारी कर रहा है। सुलिवन बाइडेन प्रशासन के सबसे प्रभावशाली अधिकारियों में से एक रहे हैं और उन्होंने दुनिया भर में संघर्षों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुलिवन के सोमवार को अजीत डोभाल के साथ बातचीत करने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से मिलने की उम्मीद है। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं। जी हाँ, भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती और आईसीईटी के माध्यम से दोनों देश प्रौद्योगिकी, रणनीति और सुरक्षा सहयोग के नए आयाम जोड़ेंगे। उनकी ये यात्रा बताता है कि नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच साझेदारी की स्थिरता कितनी है। बाइडेन प्रशासन के अंतिम दिनों में सुलिवन का ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों और द्विपक्षीय साझेदारी का संकेत है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, शहबाज शरीफ ने पैसों के लिए दी क्या धमकी? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान में होगी बड़ी वाली जंग? कह दिया कि तालिबान को कुचल कर रख देंगे। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तालिबान के नाम से कुख्यात तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को कुचलने की धमकी दी है। उन्होंने ये बयान तब दिया है दोस्तों जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर तनाव चरम पर है। जी हाँ, पीक पर है। इस्लामाबाद में विशेष निवेश सुविधा परिषद बोले तो SIFC की शीर्ष समिति को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आतंकवादी समूह तालिबान को कुचल दिया जाना चाहिए। शरीफ ने कहा कि तालिबान फिर से उभर आया है और हम इस खतरे को कुचलने बिना आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने पाकिस्तान की स्थिरता पर आतंकवाद के बढ़ते प्रभाव को स्वीकार किया, तालिबान को राक्षस तक बता दिया। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें कि कैसे तालिबान पाकिस्तान युद्ध भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, मोदी सरकार की बढ़ा सकता है टेंशन। दरअसल अफगानिस्तान में पाकिस्तान, चीन और भारत के बीच प्रभाव जमाने की होड़ मची हुई है। अगस्त 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तब पाकिस्तान ने इसे अपनी जीत के तौर पर प्रचारित किया। पाकिस्तानी ISI के तत्कालीन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद कहवा पीने काबुल चले गए। हालांकि इससे पाकिस्तान को वो लाभ नहीं मिला जिसकी उसने कल्पना की थी। तालिबान ने बीते वर्षों में भारत के साथ संपर्क स्थापित किया है। ऐसे में अगर फिर से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन कमजोर पड़ता है तो पाकिस्तान को इसका लाभ होगा और भारत को नुकसान होगा। भारत चाहता है कि वो अफगानिस्तान को साध कर अपनी मध्य पूर्व की कूटनीति को आगे बढ़ाए। जी हाँ, यही वजह है कि चाइना भी अफगानिस्तान में दिलचस्पी ले रहा है। वहीं आपको बता दें, मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, कुकी उग्रवादियों ने DC दफ्तर में किया हमला, SP हुए जख्मी। जी हाँ, मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। कुकी विद्रोही घाटी के कांग पोकपी शहर में दाखिल हो चुके हैं। शहर में DC ऑफिस पर भी हमला हुआ है। इसके अलावा कांग पोकपी के SP भी घायल हो गए हैं। राज्य 3 मई 2023 से हिंसा की आग में लगातार जल रहा है। मणिपुर हिंसा के लिए CM बीरेन सिंह ने 31 दिसंबर 2024 को माफी मांगी थी। उन्होंने साल 2024
2024 को दुर्भाग्य से भरा बताया था। सीएम बीरेंद्र सिंह ने कहा था कि वो अब तक की हिंसा के लिए राज्य के लोगों से माफी मांगते हैं। सीएम बीरेंद्र सिंह ने कहा था कि यह पूरा साल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, मुझे खेद है और पिछले 3 मई से आज तक राज्य के लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। कई लोगों ने अपनों को खाया है, कई लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया, मुझे वाकई में पछतावा है, मैं माफी मांगना चाहता हूं। अब मुझे उम्मीद है कि शांति की दिशा में पिछले 3-4 महीनों की प्रगति को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि नए साल 2025 के साथ राज्य में सामान्य स्थिति और शांति बहाल हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। 2025 की शुरुआत में ही मणिपुर में फिर एक बार हिंसा भड़क उठी है। जी हाँ, वहीं आपको बता दे, तंगी से जूझ रहे मालदीव को बुरे वक्त में आई भारत की याद तो जयशंकर जी ने कह दी ये बात। दरअसल मोहम्मद मुइजू के मालदीव का राष्ट्रपति बनने के बाद से नई दिल्ली और माले के रिश्ते काफी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। शुरुआत में मुइजू ने चीन से करीबी दिखाई और भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला, लेकिन आर्थिक चोट लगने के बाद यू टर्न ले लिया। अब बुरे वक्त में मालदीव को भारत की याद आई है। इसके चलते मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील 3 दिनों के भारत दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ बातचीत की। इस दौरान जयशंकर जी ने बड़ी बात कहते हुए कहा है कि भारत की पड़ोस से पहले नीति का मालदीव एक शानदार उदाहरण है और उन्होंने हिंद महासागर में स्थित इस द्वीपीय देश को नई दिल्ली के सहयोग का वादा किया। जी हाँ, इससे चीन को भी एक साफ संदेश भारत ने भेजा है। दरअसल मालदीव पर चीन का प्रभाव बढ़ाने की कोशिश नई नहीं है। बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स और कर्ज के जाल के जरिए चीन ने मालदीव को अपने पक्ष में करने का हर संभव प्रयास किया, मगर मालदीव के नए नेतृत्व ने साफ कर दिया कि वो अपने पारंपरिक और भरोसेमंद साथी भारत को प्राथमिकता देगा। जी हाँ, वहीं आपको बता दें, यमन में फंसी भारतीय नर्स की जान बचाएगा ईरान। क्या कहा बता दें, केरल के पलक्कड़ की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया को यमन में मौत की सजा सुनाई गई है। उन पर 2017 में यमन एक नागरिक तलाल अब्दो मेहदी यानी उनका एक बिजनेस पार्टनर की हत्या का आरोप लगा है। ये मामला यमन के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जहां निमिषा को फांसी की सजा सुनाई गई। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस मामले में हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो वहीं अब इस मामले में ईरान भी दिलचस्पी दिखा रहा है। ईरान ने इस मामले में भारत के साथ हस्तक्षेप की पेशकश की है। जहां इस समय यमन कई प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। भारत की रहने वाली निमिषा प्रिया को फांसी की सजा देकर यमन एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। निमिषा प्रिया मामले में समर्थन की पेशकश करते हुए ईरानी अधिकारी ने कहा कि मानवीय आधार पर हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो करने को तैयार हैं। उनका ये बयान निमिषा प्रिया के मामले में मृत्यु दंड पर पुनर्विचार करने के लिए यमन पर बढ़ते वैश्विक दबाव के बीच आया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान निमिषा की फांसी की सजा रुकवा सकता है या नहीं। आपको बता दें दोस्तों, यमन की राजधानी सना में मौजूद प्रिया की मां प्रेमा कुमारी ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए भारत सरकार और जनता से भावुक अपील की है। साथ ही साथ आपको बता दें, बांग्लादेश में मुश्किलों से घिरते जा रहे मोहम्मद यूनुस अब खालिदा जिया भी हो गई है उनसे नाराज। जी हाँ, क्या है कारण बता दें। बांग्लादेश जमात इस्लामी और कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश के साथ साथ विदेशों में भी मोहम्मद यूनुस सरकार की आलोचना हो रही है। अब अंतरिम सरकार के प्रमुख सहयोगी पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया भी मोहम्मद यूनुस से नाराज बताई जा रही है। चूंकि सरकार के गठन में खालिदा जिया ने अहम भूमिका निभाई थी। खालिदा जिया की नाराजगी से मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि मोहम्मद यूनुस से नाराजगी के बीच खालिदा जिया ने बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वाकर उज़्ज़मान ने गुरुवार रात बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया से मुलाकात की। राजधानी ढाका के गुलशन स्थित खालिदा के घर पर भी बैठक हुई। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली इस अंतरिम सरकार के साथ बीएनपी के तनाव के संदर्भ में खालिदा वकार बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं बता दें, इतना ही नहीं, बांग्लादेश की किताबों में बदल दिया गया इतिहास। कहा गया है कि मुजीब नहीं बल्कि जियाउर रहमान ने की दी आजादी की घोषणा। जी हाँ, बांग्लादेश ने 2025 के शैक्षणिक सत्र के लिए नई पाठ्य पुस्तकें शुरू की है। इन नई पुस्तकों में कहा गया है कि देश की स्वतंत्रता की घोषणा 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने नहीं बल्कि जियाउर रहमान ने की थी। द डेली स्टार के मुताबिक नई पुस्तकों में शेख मुजीबुर रहमान की राष्ट्रपिता होने की बात को भी हटा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर AKM रेजुल हसन ने पुष्टि की है कि इन पुस्तकों में 26 मार्च 1971 को जियाउर रहमान की घोषणा की। इतना ही नहीं, उन्होंने 27 मार्च को बंग बंधु की ओर से एक और घोषणा की। उन्होंने कहा है कि ये जानकारी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों में शामिल कर दी गई है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार बनने के बाद अचानक से बहुत सारे फैसले ले रहा है जो बांग्लादेश के इतिहास से लेकर करंट के सिनारियो तक को बदल देने की कोशिश की जा रही है। यानी कि पूरे बांग्लादेश के अब तक चली आ रही चीजों को ही बदल दिया जा रहा है। आखिर इतनी तेजी में, इतनी जल्दी में क्यों है मोहम्मद यूनुस? ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो पहले से ही ये सब सोच के बैठे थे कि सरकार बनते ही सबसे पहले ये सारी चीजें चेंज करनी है, बांग्लादेश को पलट ही देना है। लगता है तख्ता पलट की ये साजिश मोहम्मद यूनुस ने पहले से ही करवा
कार्रवाई है, अब अंदाजा ऐसा ही लगाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, अत्याचारों को देखकर ब्रिटेन से भी उठी है आवाज। ब्रिटेन में बांग्लादेश मूल के लोगों ने कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं को आजाद मुल्क दे दो। जी हाँ, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी अत्याचारों की गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है। ऐसे में ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता बांग्लादेशी मूल की पुष्पिता गुप्ता ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक अलग आजाद देश की मांग की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में आजादी के बाद से ही हिंदुओं के ऊपर हमले होते रहे, उनकी आबादी में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। अब हालात ये हो गए कि उनके अस्तित्व पर ही संकट मंडराने लगा है। जी हाँ, नेक्स्ट न्यूज आपको बता दें, जहाँ छत्तीसगढ़ से गरियाबंद में 3 नक्सलियों का हुआ एनकाउंटर, 300 जवानों ने जंगल में घेरा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के इंदा गांव थाना क्षेत्र के सोरना माल जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ के जवानों ने इस एनकाउंटर में 3 नक्सलियों को मार गिराया है। सर्च ऑपरेशन के लिए कुल 100 सैनिक देर रात निकले थे। ओडिशा के नवरंगपुर से आए सैनिकों ने भी घेराबंदी की है। ये सर्च ऑपरेशन खुफिया सूचना के आधार पर शुरू किया गया था। पुलिस अधीक्षक ने पुष्टि की है कि अब तक 3 नक्सली मारे गए हैं। पिछले साल नवंबर में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के पास से एक AK-47, एक इंसास 1 और एक SLR बरामद किया था। वहीं बता दें, मुइजू के खिलाफ साजिश की बात झूठी, अखबार की कोई साख नहीं, भारत ने खूब सुनाया खरी खोटी। दोस्तों, भारत ने शुक्रवार को वॉशिंगटन पोस्ट की 2 हालिया रिपोर्टों में किए गए दावों को खारिज कर दिया। अमेरिकी अखबार ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि मालदीव की विपक्षी पार्टी ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू को हटाने के लिए, यानी कि उनके तख्ता पलट के लिए भारत से $6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद मांगी थी। हालांकि भारत ने इन रिपोर्टों को खारिज करते हुए अखबार की साख पर ही सवाल खड़े कर दिए। रणधीर जायसवाल जी ने कह दिया कि ये अखबार और संबंधित पत्रकार भारत के प्रति जबरदस्ती दुश्मनी रखते हैं। उनके कार्यों में एक पैटर्न देखा जा सकता है। मैं इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता का आकलन आप पर छोड़ता हूं, हमारे लिए इसकी कोई साख है ही नहीं। यानी कि दोस्तों, बेवजह भारत को हर मुद्दे में घसीटा जा रहा है, बेवजह हर मुद्दे में फंसाया जा रहा है, जबकि भारत का कोई अहम रोल ही नहीं रहता। आप समझ सकते हैं दोस्तों, जो देश आगे बढ़ने की नियत रखता हो वो कभी भी दूसरे देशों को गिराने की कोशिश नहीं करता। लेकिन भारत आगे बढ़ रहा है तो उसके दुश्मन देश उनके टांग खींचने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन अपना भारत निरंतर आगे बढ़ता रहा है, बढ़ता रहेगा। मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है, और कमेंट में मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। लगे हाथों आपको बता दें, बम का सामान, बच्चों के खिलौने, खुली हुई कुरान। जी हाँ, अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में 15 की जान लेने वाले जब्बार के घर पर मिला ये सब कुछ सामान। जी हाँ, अमेरिका के लुइसियाना राज्य के न्यू ऑरलियंस में बुधवार यानी 1 जनवरी तड़के नए साल का जश्न मनाने वाली भीड़ पर अचानक हुए घातक कार हमले के हमलावर शमसूद्दीन जब्बार के घर के अंदर हैरान करने वाला दृश्य मिला है। पिकअप ट्रक से रौंद कर 15 लोगों की जान लेने वाले जब्बार को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था। मामले की जांच की जा रही है। इस बीच न्यूयॉर्क पोस्ट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में दिखाया गया है कि 42 वर्षीय जब्बार के घर में बच्चों के खिलौने और खुली हुई कुरान के अलावा बम बनाने का सामान मिला है। TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब्बार ने आतंकी संगठन ISIS के प्रति निष्ठा जताई थी। वो अपने घर में हिंसा का महिमा मंडन करने वाली खुली कुरान और अराजकता की ओर बढ़ने वाला संकेत छोड़ गया। वहीं बता दें, ब्रिटेन में 1400 बच्चियों के यौन शोषण में पाकिस्तान के ग्रूमिंग गैंग का हाथ, तो PM स्टारमर पर भड़के एलोन मस्क, क्या है कारण बता दें। ब्रिटेन में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। टेस्ला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मालिक एलोन मस्क, हैरी पॉटर की लेखिका JK राउलिंग और ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लीज ट्रस समेत कई हस्तियों ने ब्रिटेन में बाल यौन शोषण के मामले से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार से जवाबदेही की मांग की है। ये मामले में खासकर 1997 से 2013 के बीच रादरहैम स्कैंडल का जिक्र किया गया, जिसे ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल भी कहा जाता है। वहीं बता दें, एलोन मस्क ने भी साल 2008 से 2013 के दौरान क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के प्रमुख के रूप में स्टारमर के कार्यकाल को लेकर भी निशाने पर उनको लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मालिक एलोन मस्क ने पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल के दौरान PM कीर स्टारमर की भूमिका पर तीखी आलोचना की है। वहीं आपको बता दें, अमेरिका में बड़ा मुद्दा बना H-1B वीजा, भारत से सस्ते कर्मचारियों को लाना चाहते हैं एलोन मस्क। बर्नी सैंडर्स भड़क उठे। जी हां, अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर बहस जारी है। डोनाल्ड ट्रंप समर्थक इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। वहीं ट्रंप के करीबी उद्योगपति एलोन मस्क ने H-1B वीजा का समर्थन किया है। अब इस बहस में अमेरिका के वरिष्ठ और प्रभावशाली सांसद बर्नी सैंडर्स भी शामिल हो गए हैं। बर्नी सैंडर्स ने एलोन मस्क पर आरोप लगाया है कि वो H-1B वीजा का समर्थन सिर्फ विदेशों से सस्ते कर्मचारियों को नौकरी पर रखने के लिए कर रहे हैं। H-1B वीजा के जरिए अमेरिकी कंपनियां विदेशों से कुशल कर्मचारियों को नौकरी पर रख सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें, चीन ने बड़े पैमाने पर फ्लू के प्रकोप की खबरों को किया खारिज, कहा देश यात्रा के लिए बहुत सुरक्षित। जी हां, चीन ने देश में बड़े पैमाने पर फ्लू के प्रकोप संबंधित खबरों को अधिक तवज्जो न देते हुए शुक्रवार को
कहा कि सर्दियों के दौरान होने वाली श्वसन संबंधित बीमारियों के मामले पिछले साल के तुलना में इस वर्ष कम गंभीर हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेशियों के लिए चीन की यात्रा करना सुरक्षित है। मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने देश में इन्फ्लुएंजा ए और अन्य श्वसन रोगों के फैलने को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में पत्रकारों से कहा कि सर्दियों के मौसम में श्वसन संक्रमण चरम पर होता है। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में चीन के अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ दिख रही है। निंग ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में ये बीमारियां कम गंभीर प्रतीत होती हैं। बहरहाल दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं, चोर कभी नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। वही हाल चाइना का है। वहीं आपको बता दें, जहां झुग्गी वहीं मकान। जी हां, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वोटर पर बीजेपी का फोकस। घर की चाबी से खुलेगा क्या सत्ता का ताला? बता दें, 1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर चल रही बीजेपी ने 25 साल के सूखे को खत्म करने के लिए अब चुनावी मुकाबले जोरों से शुरू कर दिया है। बीजेपी का अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को करीब 1700 मकानों की चाबी सौंपते हुए की। दरअसल झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग दिल्ली की 20 सीटों का फैसला करेंगे। बीजेपी की चुनावी रणनीति में इस पर फोकस किया गया है। कारण ये महज संयोग नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को 1675 फ्लैटों की चाबियां सौंपकर दिल्ली के महत्वपूर्ण चुनावों का बिगुल फूका। ये फ्लैट डीडीए ने जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत तैयार किए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत घर की चाबी सौंपे जाने से बीजेपी के लिए दिल्ली में सत्ता का ताला खुलेगा? दिल्ली में बीजेपी 1998 से हार रही है। पहले उसे शीला दीक्षित ने हराया और फिर अरविंद केजरीवाल का तोड़ वो नहीं खोज पाई। पिछले 3 चुनावों में बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के चेहरों को बदला, नए नए प्रदेश अध्यक्षों को मौका दिया, लेकिन नतीजा नहीं बदला। इस बार बीजेपी झुग्गी में रहने वाले लोगों पर फोकस कर रही है, जिन्हें आम आदमी पार्टी का वोटर माना जाता है। दरअसल दिल्ली की 750 झुग्गियों में 30 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से आधे पंजीकृत मतदाता हैं, यानी रजिस्टर्ड हैं। और अरविंद केजरीवाल इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को एक मजबूत वोट बैंक में बदलने में सफल रहे हैं। यही वो वोट बैंक है जिसे बीजेपी अपने वोट आधार को मजबूत करने के अलावा सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कदम दिल्ली में बीजेपी के लिए कमल खिला पाएगा? दोस्तों, क्या है आपकी इस पर निजी राय बताना मत भूलिएगा, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहेंगे तो कमेंट में देना मत भूलिएगा। हमारी इस खबरों को लेकर तो वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, ये सब देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया और क्या कहा आपको बता दें। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। वहीं इसके जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों द्वारा प्रचंड बहुमत से मिली सरकार को पीएम मोदी ने गाली देने का काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनवाए होते तो आम आदमी पार्टी को कोई नहीं पूछता। आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। दरअसल मोदी जी ने कहा कि वो भी अपने लिए कोई शीश महल बनवा सकते थे, लेकिन उनका सपना गरीबों को पक्का घर देना है। अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री जिस बंगले में रहते थे, भाजपा उसे शीश महल कहती है दोस्तों। और यही बात कहते हुए मोदी जी ने कह दिया कि वो अपने लिए कोई शीश महल बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गरीबों को घर देने का काम किया है। ऐसे में ये बात मिर्ची की तरह केजरीवाल को लगी और केजरीवाल ने पलटवार करने की कोशिश की है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या निजी राय है अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, ईपीएफओ मेंबर्स को बड़ा तोहफा, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम हुआ शुरू। जी हां, देश में किसी भी बैंक ब्रांच से निकाल सकेंगे पेंशन। दोस्तों, ईपीएफओ के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए बेहद शानदार खबर आई है। केंद्र सरकार के एक अभूतपूर्व फैसले के तहत भारत भर में ईपीएफओ के सभी रीजनल दफ्तरों में सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम यानी सीपीपीएस पूरी तरह से लागू हो गया है। ये काम दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया गया था। दिसंबर 2024 तक 68 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी ईपीएस पेंशनर्स को लगभग 1570 करोड़ रुपए की पेंशन बांटी जा चुकी है। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, सोशल मीडिया अकाउंट के लिए अब बच्चों को पेरेंट्स से लेनी होगी मंजूरी। जल्द आएगा नया नियम। दोस्तों, अब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की सहमति लेना अनिवार्य होगा। ये प्रावधान डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 के मसौदा नियमों में शामिल है, जिसे केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जारी किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए घोषणा की है कि जनता को इन मसौदा नियमों पर अपनी आपत्तियां और सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये फीडबैक सरकार के नागरिक सहभागिता मंच mygovernment.in के माध्यम से दिया जा सकेगा। 18 फरवरी 2025 के बाद फीडबैक पर विचार किया जाएगा। ऐसे में क्या इस फैसले को आप बिल्कुल सही मानते हैं, बताना मत भूलिएगा। तो वहीं दिल्ली में घने कोहरे का कहर, 500 से अधिक उड़ानें लेट, 24 ट्रेनें प्रभावित। जी हां, घने कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित होने से शुक्रवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर 400 से अधिक उड़ानों के परिचालन में देरी हुई, साथ ही 24 ट्रेनें लेट चली। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ इलाकों में घने कोहरे के कारण दृश्यता घटकर शून्य हो गई। दोस्तों, इसी बीच ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल
आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और लगे हाथों इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से। मिलता अगली बड़ी खबरों में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।